अनलॉक और कैसे अनलॉक को अंजाम दिया जाएगा, देखिए। सभी नागरिकगण से अनुरोध है, कोविड के नियमों का पालन करें। कोविड इस समय अपने चरम प्रसार पे है। और लंबे लॉकडाउन के बाद आज से दिल्ली को राहत मिलने जा रही है। 19 अप्रैल को 6 दिन छोटे लॉकडाउन से शुरुआत तो हुई थी, लेकिन बढ़ते बढ़ते अब 1.5 महीने का वक्त बीत चुका है। अब आज से दिल्ली अनलॉक हो रही है। खबर यह है कि दिल्ली सटे गाजियाबाद और नोएडा वालों के लिए भी राहत है, क्योंकि वहां सुबह 7 बजे से दुकानें खोल दी जाएंगी। यही नहीं, महाराष्ट्र में भी आज से कहीं पूरी तरह तो कहीं आंशिक तौर पर लॉकडाउन में ढील दी जा रही है। अपने रिपोर्टर्स के जरिए हम तमाम शहरों से लाइव ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उनचास दिन बाद देश की राजधानी दिल्ली अनलॉक हो गई है। करीब 50 दिन लंबे लॉकडाउन को खोलने से पहले बाकायदा पूरी तैयारी की गई है। तस्वीरें देखिए। दुकानों बाजारों को सैनिटाइज किया गया। दुकानों के बाहर ग्राहक 2 गज की दूरी रखें, इसके लिए बाकायदा गोल घेरे बनाए गए। दुकानों के बाहर ऑड इवन की मार्किंग की गई, यानी 1 नंबर की दुकानें एक दिन खुलेंगी और 2 नंबर वाली दुकानें दूसरे दिन, ताकि एक ही जगह भीड़ न हो और 2 गज की दूरी बनाए रखने में सहूलियत हो। दुकानों के खुलने का समय सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक होगा। वीकली मार्केट, जिम, स्पा, सलून, पार्क, गार्डन अभी नहीं खुलेंगे। दिल्ली में 19 अप्रैल को 6 दिन के छोटे लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी और कोरोना केस को देखते हुए इसे हर हफ्ते बढ़ाया जाता रहा। पिछले हफ्ते फैक्ट्रियों और निर्माण कार्य को खोलकर अनलॉकिंग की शुरुआत हुई। अब ये राहत की सबसे बड़ी किश्त आई है। ये जरूरी है कि अगर कोरोना की स्थिति बेहतर हो रही है तो अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पे लाना भी बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारी और एक्टिविटीज़ में रियायत दी जा रही है, उनको खोला जा रहा है। एक तो जितने बाजार हैं, मॉल्स हैं, उनको खोला जा रहा है ऑड इवन के बेसिस पे, कि आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी, आधी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी, आधी दुकानें एक दिन, आधी दुकानें दूसरे दिन। अब जब दिल्ली खुल रही है तो जरा उस दौर को याद करना होगा जब देश की राजधानी कोरोना की प्रचंड लहर से गुजर रही थी। दिल्ली में 20 अप्रैल को एक ही दिन में कोरोना के 28,395 नए केस आए थे। इसकी तुलना कल से कीजिए। कल कोरोना के दैनिक मामलों की संख्या 381 पर आ गई। लॉकडाउन से बदलाव साफ नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी सावधानी जरूरी है। बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से कोरोना काबू में आया है अभी, लेकिन पूरी लड़ाई जीती नहीं है। दिल्ली की तरह यूपी और महाराष्ट्र भी सख्त पाबंदियों से मुक्त हो रही है। यूपी में सिर्फ 4 जिलों को छोड़कर बाकी 71 जिलों में कोरोना कर्फ्यू से छूट दे दी गई है। वाराणसी, मुजफ्फरनगर, नोएडा, गाजियाबाद में भी आज से दुकानें खुल गई हैं। सिर्फ लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, गोरखपुर में सख्ती जारी रहेगी। कोरोना संक्रमण काफ़ी नियंत्रण में हुआ है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में अब केवल 4 जिले ऐसे रह गए हैं जहां भी कोरोना कर्फ्यू हमारा लगा है दिन का, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही इससे भी निजात यहाँ की जनता को मिलेगी। असमंजस के बीच महाराष्ट्र भी
अनलॉक के लिए तैयार है। महाराष्ट्र में इसे अनलॉक का 5 लेवल प्लान नाम दिया गया है, जो पॉजिटिविटी रेट और ऑक्सीजन बेड की ऑक्यूपेंसी के आधार पर बनाया गया। अगर किसी जिले में संक्रमण की दर 5% से नीचे है और वहां अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड 25% से भी कम भरे हैं, तो वहां पर पूरी तरह से छूट होगी। इसे लेवल 1 का नाम दिया गया है। इसी तरह से लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5 के प्रतिबंध तय किए गए। लेकिन 5 एक तरह का रेड जोन होगा, जहां लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदियां लगेंगी। लेवल 5 में तो अभी महाराष्ट्र का कोई जिला नहीं है। सबसे ज्यादा लेवल 1 के जिले हैं, जहां पर आज से पूरी तरह छूट है। लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 के जिलों में शर्तों के साथ रियायतें हैं। मुंबई लेवल 3 में है। आज से मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन शुरू हो गई है, लेकिन अभी सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही लोकल में सफर कर पाएंगे। मुंबई में बसें पूरी क्षमता के साथ चलेंगी, लेकिन भीड़-भाड़ से बचने के लिए लोगों को खड़े होकर सफर करने की इजाजत नहीं दी गई है। जरूरी सेवाओं की दुकानें शाम 4 बजे तक हर दिन खुलेंगी। गैर जरूरी सेवाओं की दुकानें हफ्ते के 5 दिन शाम 4 बजे तक खुलेंगी। बड़ी मुश्किल से ये दिन आया है। ऐसे में जरूरी है कि लोग उस अनुशासन को बनाए रखें, ताकि कोरोना को फिर से सिर उठाने का मौका न मिले। आज तक ब्यूरो। हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त अनलॉक पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सुशांत मेहरा का रुख करेंगे, जो कि दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, जिस तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया की शुरुआत हुई है, ऑड इवन में दुकानें खोली जाएंगी, नंबरिंग आपने कर दी, लेकिन अगर मैं खरीदार हूं, मुझे कैसे पता चलेगा मेरी जरूरत की दुकान ऑड में आती है या इवन में आती है? हाँ देखिए, ये एक परेशानी जरूर सामने आएगी, क्योंकि अभी ऑड इवन के तहत जो है वो दुकानें खुलेंगी। अगर किसी व्यक्ति को शॉपिंग करने के लिए आना है तो उसको पहले अपने दुकानदार से या तो कांटेक्ट करना पड़ेगा कि आपकी दुकान खुली है या नहीं खुली है, तभी वो शॉपिंग करने के लिए आ सकता है। ये एक परेशानी जरूर सामने आएगी। लेकिन आज से दिल्ली जो है वो अनलॉक होने जा रही है। आप देख सकते हैं कि 1 नंबर की जो दुकान है वही आज से खुलेगी और तमाम जो दुकानदार हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। आज से दिल्ली अनलॉक होगी, लेकिन ऑड इवन के तहत ही दिल्ली जो है वो आज से खुलेगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि ये 1 नंबर की शॉप है, ऑड नंबर की शॉप है, वो खुलेगी, लेकिन जो इवन नंबर की दुकान है 2 नंबर की, वो फिलहाल जो है वो बंद रहेगी। वहां पर कारोबार जो है वो नहीं होगा। व्यापारी काफी खुश हैं, क्योंकि काफी लंबे वक्त के बाद, लगभग 49 दिनों के बाद ही ये जो व्यापार है अब जाकर के खुला है। लेकिन इसमें चुनौतियां बहुत सारी रहेंगी नेहा, क्योंकि जिस तरीके के हालात पिछले दिनों देखने को मिले, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, बेड नहीं मिला, लोगों की भीड़ बाजारों के अंदर आती है और ऐसे में इस भीड़ को कंट्रोल करना भी एक बड़ी चुनौती जो है वो यहाँ पर रहेगी, व्यापारियों के लिए होगी। व्यापारियों में कहीं ना कहीं असंतोष भी है ऑड इवन को लेकर। मेरे सहयोगी आशुतोष मिश्रा इस वक्त एक मॉल के अंदर मौजूद हैं। आशुतोष, मॉल्स को खोल दिया गया है, लेकिन किस तरह की वहां पर जो प्रक्रिया है अनलॉक की वो रखी गई है? क्योंकि एक तरफ तो आप सैलून स्पा खोल नहीं रहे हैं, दूसरी तरफ आप मॉल खोल दे रहे हैं, जहां पर भीड़ को नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती। देखिए, दूसरी लहर का प्रकोप झेला है नोएडा ने और इसीलिए उससे सबक तो लिया गया है। अब जो अनुमति दी गई है, तमाम जो प्रतिष्ठान खुलेंगे नेहा, वो सुबह शाम से लेकर के शाम के 7 बजे तक ही होंगे। आधी संख्या में लोग अंदर जा पाएंगे। यहाँ ऑड इवन का फॉर्मूला तो नहीं है, लेकिन कुछ नियम बहुत सख्त कर दिए गए। मसलन अगर आप इस दुकान के अंदर, स्टोर के अंदर आते हैं तो सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, डिस्पेंसर रखे गए हों, सोशल डिस्टेंसिंग आपको सबसे ज्यादा जरूरी है, मास्क आपको पहनना है। ये भी कह दिया गया कि प्रशासन लगातार निगरानी रखेगा, सरप्राइज चेक भी किए जाएंगे। कंटेनमेंट जोन जो है उसको बंद कर दिया गया है। मॉल्स के अलावा सबसे बड़ी जो दिक्कत और भीड़ होती है वो ओपन खुले बाजारों में होती है, जो साप्ताहिक बाजार लगते हैं। वो अगर कहीं लगेंगे तो खुली जगहों पर लगेंगे और प्रशासन की निगरानी में लगेंगे। अब ऐसे जो स्टोर है नोएडा में, यहाँ सबसे बड़ी चुनौती है कि सोशल डिस्टेंसिंग कैसे रखा जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जरूरत का सामान महीने भर से नहीं लिया है। कैसे आप सुनिश्चित करेंगे कि लोग यहाँ पर आए, दूरी भी बनी रहे और घर का सामान भी उन्हें मिल जाए? सर, सबसे पहले हमने बाहर व्यवस्था कराई सैनिटाइजेशन की, कि कोई भी बंदा जो एंट्री करेगा बाहर वो प्रॉपर हाइजीन सैनिटाइज करके अंदर एंट्री लेगा। उसके बाद हमने 2 काउंटर चालू करे हैं। आप देख सकते हैं कि एक काउंटर यहाँ पर, फिर 2 गज की दूरी पर हमने दूसरा काउंटर चालू करा है, जिससे प्रॉपर डिस्टेंस बना रहे और ग्राहक प्रॉपर बचाव के तरीके से अपनी ये सावधानियां रखनी जरूरी है और लोग भी, दुकान जो व्यापारी है वो भी ये समझते हैं कि एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। इस वक्त में सहयोगी हिमांशु मिश्रा जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, महाराष्ट्र में तो हमने देखा है कि
पूरा प्लान है बकायदा, किस तरीके से अनलॉक करना है 5 फेजेस में, वो पूरी खाका, पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। लेकिन दिल्ली और एनसीआर के लिए ऐसा क्यों नहीं इन्हें जोन्स में डिवाइड किया गया? क्यों नहीं यहां पर भी अनलॉक की प्रक्रिया को इतना सिस्टमैटिक रखा गया? देखिए, यहाँ पर जब लॉकडाउन शुरू हुआ था उस वक्त भी सबसे पहले नाइट कर्फ्यू लगाया गया, उसके बाद वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया, लेकिन स्थिति फिर भी कंट्रोल में नहीं आई, तब लॉकडाउन लगाया गया। अब उसी तरीके से हम कह सकते हैं जिस फेज में आया उसी तरीके से वापस जा रही है। इस वक्त जिस बाजार में हम लोग मौजूद है, देखिए ये बाजार महीनों से बंद पड़ा है, लेकिन अब धीरे धीरे लोग यहाँ पर पहुंचने लगे हैं। देखिए बाहर जो कपड़ों की दुकानें हैं वहां पर वो बाहर अपना स्टैंड लगाना शुरू कर दिए हैं, लेकिन प्रशासन हमने देखा बहुत सतर्क है। प्रशासन ने क्लियर कर दिया है कि दुकानों में जो नियम है उनके पालन किए जाने हैं। तो लॉकडाउन हटा जरूर है, दुकानें यहाँ पे ऑड इवन के हिसाब से नहीं, सारी दुकानें खुलेंगी। जब इनका वक्त है 10 बजे के बाद ये दुकानें यहाँ पे खुलनी शुरू होंगी, तो उनके जो तमाम जो रेगुलेशन है उसको पालन करते हुए ही ये दुकानें खोल सकते हैं। दूसरी तरफ हम आपको ट्रैफिक भी दिखा रहे हैं। ये जो सड़क है ये पूरी तरीके से कल तक एकदम इस पे ट्रैफिक रेयर ही कोई गाड़ियां नजर आती थी, पुलिस की ही ज्यादातर गाड़ियां नजर आती थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं सुबह यहाँ पर आपको गाड़ियां नजर आ रही हैं, लोग भी बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि उनकी पूरी नजर रहेगी, टीम बना रखी है, ऐसी टीमें जो अचानक से दुकानों पे पहुंचेंगी, देखेंगी कि क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, क्या सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था है या नहीं है। तो इन सारी चीजों पर लगातार नजर प्रशासन की भी बनी हुई है। लगातार प्रशासन नजर बनाए हुए, लेकिन इस बीच आपको तस्वीर दिल्ली की दिखा देते हैं, जहां पर अनलॉक प्रक्रिया शुरू होने के बाद वहां जाम जैसी स्थिति पैदा हो गई। इससे पहले भी हमने देखा था कि जब थोड़ी सी ढील दे जाती है अचानक भीड़ बढ़ जाती है सड़कों पर। अनलॉक होते ही दिल्ली में ये जाम की तस्वीर सामने आ रही है। 1.5 महीने लंबा ये लॉकडाउन, जिसके बाद अनलॉक में आज कई तरीके से दिल्ली सरकार ने छूट दी है। कई प्राइवेट दफ्तर नियमों के साथ खोले जाएंगे, सरकारी दफ्तरों पर भी ताला हटेगा, इसके साथ ही मेट्रो ट्रेन की भी शुरुआत कर दी गई है। लेकिन इस बीच सड़क पर भी भारी जाम देखने को मिल रहा है, गाड़ियों की लंबी कतारें और धीरे धीरे आगे बढ़ती गाड़ियों की रफ्तार। मुंबई से मेरे सहयोगी मुस्तफा शेख इस वक्त जुड़ गए हैं। मुस्तफा, 5 फेजेस में अनलॉक की प्रक्रिया महाराष्ट्र में उसको जोन्स में डिवाइड किया गया है, कहां कब अनलॉक किया जाना है ये पूरी तरीके से रूपरेखा तैयार है। लेकिन इस बीच किस तरीके से तैयारी है कि इस अनलॉक को जो नियमों के साथ बांधा गया है ये नियम सुनिश्चित हो सके, कैसी तैयारी है वहां पर? जी बिल्कुल, अनलॉक की अगर आप महाराष्ट्र में बात करें तो ये सरकार की पॉलिसी है कि बहुत स्लोली ये पूरा अनलॉक किया जाना है। जैसे कि मुंबई में केसेस काफी हद तक कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी बीएमसी को मुंबई को लेवल 3 में रखने में कोई दिक्कत नहीं है। आज भी मुंबई में थिएटर्स और मॉल्स पूरी तरह से बंद है, रेस्टोरेंट्स खुले हैं वो सिर्फ 50% कैपेसिटी के साथ, और नॉन एसेंशियल्स दुकानें जो खुली हैं वो सिर्फ दोपहर में 4 बजे तक वीकडेज पर खुली रहेगी। हम दादर मार्केट में हैं, ये एक बहुत बड़ा मार्केट है मुंबई का, लेकिन आप देखेंगे तो मंडे के हिसाब से इतनी ज्यादा भीड़ नहीं है। रोड पर जरूर भीड़ देखने को मिल रही है क्योंकि लोग एक जगह से दूसरी जगह काम पर ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन ऑड इवन या राइट साइड ऑफ द रोड, लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, इन सारी कंफ्यूजन को छोड़कर ये पॉलिसी अपनाई गई है कि सभी दुकानों को कम समय के लिए खोला जाए, यानी कि 4 बजे तक का। तो इसमें दुकानदारों की शिकायतें तो हैं कि जो बिजनेस है वो बैक टू नॉर्मल नहीं हो पाएगा, लेकिन उद्धव ठाकरे का ऐसा कहना है कि लॉकडाउन अब नहीं करने की नौबत है, उससे इकोनॉमी का नॉकडाउन हो जाता है, इसीलिए धीरे धीरे कर अनलॉक किया जाए और केसेस को कंट्रोल किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन किया जाए ताकि फिर से लॉकडाउन की स्थिति निर्माण ना हो। ठीक है मुस्तफा, लौटूंगी मैं आपके पास। शिवेन श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इस वक्त लखनऊ से तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। शिवेन, उन्हीं जगहों का अनलॉक किया जा रहा है जहां पर 600 से कम केसेस हैं, ऐसे में अभी भी लखनऊ में लगातार संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, यही वजह है कि फूंक फूंक कर सरकार कदम रख रही है। लेकिन क्या लगता है आने वाले वक्त में अगर 600 से कम केसेस लखनऊ में या फिर उत्तर प्रदेश के तमाम वो इलाके जहां पर अभी भी लॉकडाउन लगा हुआ है वहां पर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो सकती है या फिर अभी भी संक्रमण दर एक ही स्तर पर है? विंडो कटी हुई है यार। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में पिछले 15-20 दिन के अंदर बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है, बदलाव आया है, जो कि बहुत पॉजिटिव निशानी है। और इसी के चलते तमाम जिले जो हैं 71 जिले उत्तर प्रदेश के अनलॉक कर दिए गए हैं। एक तरीके से नाइट कर्फ्यू हटा दिया गया है। अनलॉक में
जो प्रोसेस अपनाया गया है उसमें सबसे पहली कैटेगरी रखी गई थी कि जहां 600 से कम केसेस हैं वहां पर ढील दी जाएगी, जिसमें लखनऊ, सहारनपुर, गोरखपुर और मेरठ को छोड़ करके 71 जिले जो बचते हैं उन सब जगहों पर ढील दी गई है। नाइट कर्फ्यू हटा दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस लॉकडाउन की वजह से ही ये केसेस कम आए हैं, इसलिए सरकार ये किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं चाहती। हालांकि अभी सुबह 9 बजे का वक्त है और लखनऊ में कोई बहुत ज्यादा छूट नहीं दी गई है, लेकिन इतना तय है कि आने वाले 1-2 दिनों में लखनऊ जो राजधानी है उत्तर प्रदेश की उसमें भी इसी तरीके की छूट दे दी जाएगी, क्योंकि यहाँ भी जो पॉजिटिविटी रेट है और जो केसेज हैं वो बहुत घटे हैं। पॉजिटिविटी केस जो है इस वक्त 3% से थोड़ा ज्यादा है, यानी 97% जो केस है वो इम्प्रूव हुआ है। इसके अलावा जो टीकाकरण और दूसरे उपाय किए जाने वो भी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ाए गए हैं। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीके लग चुके हैं, 5 करोड़ से ज्यादा टेस्टिंग हो चुकी है। क्योंकि इस वक्त जो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है वो कई ऐसे शहरों में है जहां पर 500 या फिर उससे भी कम केसेस हैं। और अब वैक्सीन की बात कर लेते हैं, क्योंकि फिलहाल देश में इस वक्त वैक्सीन को लेकर तमाम खबरें आ रही हैं। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण शुरू हो चुका है, लेकिन जल्दी बच्चों के लिए भी टीकाकरण शुरू किया जा सकता है। आज से दिल्ली के एम्स में बच्चों पर कोवैक्सीन के ट्रायल के लिए स्क्रीनिंग शुरू होगी, यानी बच्चों पर टीके की ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होगी। कुमार कुणाल मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार, ये जो बच्चों पर ट्रायल किया जाएगा उसको लेकर स्क्रीनिंग भी शुरू की जा रही है, लेकिन कई ऐसी वैक्सीन है जिन्हें पहले ही आजमाया जा चुका है बच्चों पर। वो वैक्सीन अगर भारत में लाई जाएं और इसको आगे बढ़ाया जाए तो कम समय नष्ट होगा। इस बारे में क्यों नहीं सरकार सोचती है? और साथ ही दूसरा सवाल मेरा आपसे ये कि बच्चों पर ट्रायल्स को लेकर किस तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं? देखिए, जहां तक और विदेशी वैक्सीनों की बात है नेहा, उसकी उपलब्धता को लेकर के एक बड़ा सवाल है और उसको मंगाने को लेकर के उनकी जो ट्रायल्स हैं उसको लेकर के भी हिंदुस्तानी सरकार, जो भारतीय सरकार है, उसको लेकर के भी कई सारे बातचीत भी कर रही है, अपने अलग अलग वैक्सीन कंपनियों के संपर्क में भी है। लेकिन जो आज जो ट्रायल शुरू होने वाला है एम्स दिल्ली में, इससे पहले पटना में और बाकी जगहों पर भी ट्रायल हो चुका है। 12 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको ट्रायल में किया जाएगा शामिल। डीजीसीआई यानी ड्रग कंट्रोल जो इसका पूरा मामला है डीजीसीआई की देखरेख में होगा, उनकी गाइडलाइन के अंतर्गत होगा। तो उसमें जो बच्चे हैं उनको भी उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा जो पहले ट्रायल की प्रक्रिया वयस्कों के लिए शुरू की गई थी। दिल्ली में सियासत का पारा एक बार फिर चढ़ गया है। वजह है केजरीवाल के घर घर राशन पहुंचाने की योजना का रद्द किया जाना। उपराज्यपाल ने दलील दी कि केंद्र से इसकी मंजूरी नहीं थी, तो केजरीवाल ने कहा कि राशन माफिया के साथ खड़ी है मोदी सरकार। ये कोई पहला मौका नहीं है जब केजरीवाल और केंद्र आमने सामने हैं और अब इस नए मुद्दे को लेकर बवाल बढ़ गया है। तैयारी हो चुकी थी, बस अगले हफ्ते से ये शुरू होने वाला था। मुझे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र उनको उनका स्कीम चलाने नहीं दे रही है। आपने 2 दिन पहले इसको रोक दिया, क्यों सर? आपने ऐसा क्यों किया? केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़े स्कैम को होने से रोक लिया। वार पलटवार, हमला और तकरार, ये सब कुछ उस मुफ्त राशन के नाम पर हो रहा है जो कमजोर तबकों को मदद के लिए सरकार की ओर से दिया जाता है। लेकिन इसी राशन को लेकर दिल्ली में कुछ ऐसी बहस छिड़ी कि एक बार फिर केंद्र और केजरीवाल सरकार आमने सामने आ गए। सर प्लीज इस योजना को मत रोकिए, ये राष्ट्र हित में है, इसे होने दीजिए। वैक्सीन में राजनीति, राशन में राजनीति, ऑक्सीजन में राजनीति, बेड में राजनीति। विवाद की शुरुआत तब हुई जब केजरीवाल सरकार की घर घर राशन योजना के दिल्ली में लागू होने से ठीक पहले केंद्र ने इस पर डांगा लगा दिया। आपने इसे मुद्दा बनाया और केजरीवाल ने केंद्र से सवाल किया, जब पिज्जा की डिलीवरी घर घर तक हो सकती है तो गरीबों के घर तक राशन क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता? लोग पूछ रहे हैं, अगर इस देश में पिज्जा की होम डिलीवरी हो सकती है, बर्गर की होम डिलीवरी हो सकती है, स्मार्टफोन और कपड़ों की भी होम डिलीवरी हो सकती है, तो फिर गरीबों के घरों में राशन की होम डिलीवरी क्यों नहीं होनी चाहिए? सारा देश जानना चाहता है, आपने ये स्कीम खारिज क्यों की सर? केजरीवाल का हमला यही नहीं रुका। केंद्र को निशाने पर लेते हुए केजरीवाल ने इशारों में बीजेपी पर राशन माफियाओं से साठगांठ का आरोप तक लगा दिया। योजना पर छिड़े विवाद के बीच बीजेपी ने भी केजरीवाल के आरोपों पर पलटवार में देरी नहीं दिखाई और कहा कि योजना पर रोक से बड़ा स्कैम रुक गया।
अगर ये घर घर राशन व्यवस्था लागू हो जाती ना सर, ये राशन माफिया खत्म हो जाता। पर देखिए ये राशन माफिया कितना ताकतवर निकला। दिल्ली में ये योजना अगले हफ्ते से लागू होने वाली थी और एक हफ्ता पहले इन्होंने इसको खारिज करवा दिया। केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़े स्कैम को होने से रोक लिया, बहुत बड़े स्कैम को होने से रोक लिया। और वो स्कैम था कि आप ये सारा का सारा जो गोदाम से डाइवर्ट करने वाले थे अनाज गरीबों के नाम पर और इसका स्कैम करने वाले थे, आज वो स्कैम होने से रुक गया है। मुझे लगता है ये दिल्ली की जनता के लिए बहुत राहत का विषय है। दरअसल सीएम अरविंद केजरीवाल ने 15 मई को कैबिनेट की बैठक में घर घर राशन योजना का फैसला लिया था और 18 मई को इस योजना को लागू करने का ऐलान किया था। 24 मई को योजना पर स्वीकृति के लिए केजरीवाल सरकार की ओर से उपराज्यपाल को फाइल भेजी गई, लेकिन उपराज्यपाल ने इसे मंजूरी नहीं दी थी। राज्यपाल की ओर से कहा गया कि घर घर राशन योजना को केंद्र से मंजूरी नहीं मिली है। इसके साथ ही योजना को लेकर कोर्ट में केस भी चल रहा है। उपराज्यपाल के इस फैसले को आम आदमी पार्टी राजनीति से प्रेरित बता रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि केंद्र की किसी योजना को राज्य सरकार अपने हिसाब से चलाना सही नहीं है। आज तक राष्ट्रहित के सभी कामों में मैंने आपका साथ दिया। मैंने हमेशा कहा है कि राष्ट्रहित के किसी भी काम में राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर कोई विपक्षी पार्टी की सरकार भी राष्ट्रहित में कोई काम करती है, हम उसका साथ देते हैं। राष्ट्रहित के इस काम में आप भी हमारा साथ दीजिए सर। हर चीज में राजनीति करते हैं, वैक्सीन में राजनीति, राशन में राजनीति, ऑक्सीजन में राजनीति, बेड में राजनीति, वेंटिलेटर में राजनीति, हर चीज में राजनीति करते हैं और फिर ऐसा ड्रामा करते हैं कि मैं तो कुछ नहीं करता हूं जी, वो सारा कुछ मोदी जी मुझे नहीं करने दे रहे हैं। घर घर राशन योजना पर रोक लगी तो केजरीवाल ने इसे केंद्र पर हमले का नया हथियार बना लिया और आरोप लगाया कि कोरोना के संकट काल में केंद्र राज्य सरकारों से लड़ाई लड़ रहा है। कितनी मुसीबत के समय भी केंद्र सरकार सबसे झगड़ रही है। आप ममता दीदी से झगड़ रहे हैं, झारखंड सरकार से झगड़ रहे हैं, आप लक्षद्वीप के लोगों से झगड़ रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार से लड़ रहे हैं, दिल्ली के लोगों से लड़ रहे हैं, किसानों से लड़ रहे हैं। लोग इस बात से बहुत दुखी हैं सर कि केंद्र सरकार सबसे लड़ रही है। ऐसे देश कैसे चलेगा? घर घर राशन पर घमासान पर बीजेपी के हमलों का जवाब देने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सामने आए और सवाल किया कि बीजेपी आखिर राशन की चोरी क्यों नहीं रोकना चाहती। 80 करोड़ लोग इस देश के जो झेल रहे हैं, राशन मिलता नहीं है, चोरी होता है, समय पे नहीं आता, दुकानें बंद मिलती हैं, तो वो कैसे दूर हो सकता है? उस पर नहीं बोले। राशन की चोरी रोकने में दिलचस्पी नहीं है उनकी, अरविंद केजरीवाल जी को गाली देने में दिलचस्पी है। पुरानी योजना में अनुमति नहीं हो सकती क्योंकि वो कानून के खिलाफ है। कानून में पूरे देश भर के सब राज्य उसी योजना के तहत काम कर रहे हैं। ये अनोखे पैदा हुए हैं जो ये काम नहीं करेंगे। असलियत में ये धोखेबाजी कर रहे हैं दिल्ली की जनता के साथ, क्योंकि ये दिल्ली की जनता के हिस्से का राशन मिलावट कर रहे हैं, उसका राशन ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। आप और बीजेपी के बीच सारा घमासान राशन पर छिड़ा है। हालांकि जब राशन डीलरों से इस विवाद पर सवाल हुआ तो वो भी केजरीवाल सरकार की इस योजना से सहमत नजर नहीं आए। दिल्ली में राशन की घर घर राशन योजना पर रोक लगी है, इसके लिए सबसे पहले हम केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हैं। साथ ही हम दिल्ली में ये देखना चाहते हैं कि दिल्ली सरकार क्यों इस तरह से कदम उठाए जा रही है। शराब की घर घर राशन डिलीवरी, घर घर राशन योजना, अगर दिल्ली सरकार को इतनी ही ज़्यादा चिंता थी तो दिल्ली सरकार अब तक दिल्ली के अंदर ई-पॉस प्रणाली क्यों नहीं लागू कर रही है। अनलॉक प्रक्रिया के बीच सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हम कितनी तेजी से वैक्सीनेशन कर पाएंगे। वैसे तो दुनिया भर में वैक्सीन की जितनी डोज दी गई हैं, उनमें सबसे ज्यादा 60% डोज भारत, अमेरिका और चीन में ही लगाई गई हैं। लेकिन आबादी के हिसाब से भारत में करीब 3% लोगों को ही टीका लग पाया है। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल यह है कि वैक्सीन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड में कौन सी वैक्सीन ज्यादा बेहतर काम करती है। कोरोना की वैक्सीन में कोविशील्ड बेहतर है या कोवैक्सीन? कोविशील्ड लगवानी चाहिए या कोवैक्सीन? ये सवाल सबके मन में हमेशा रहता है, लेकिन पहली बार इस सवाल का जवाब अनलॉक हुआ है। पहली बार इस पर देश में कोई स्टडी हुई है जिसने कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बीच दुविधा की गांठें खोलने की कोशिश की।
इसमें 515 हेल्थ केयर वर्कर्स पर कोविशील्ड और कोवैक्सीन के प्रभावों की तुलना करने वाला अध्ययन किया गया, जिसमें 305 पुरुष और 210 महिलाएं शामिल थीं। इनमें से 95% लोगों में दोनों डोज के बाद सीरो पॉजिटिविटी यानी वायरस से लड़ने वाली एंटीबॉडीज का स्तर काफी ज्यादा था, यानी दोनों वैक्सीन काफी प्रभावी है। लेकिन कोविशील्ड की दोनों डोज लेने वाले 425 में से 98% लोग और कोवैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले लोगों में 80% लोगों में सीरो पॉजिटिविटी यानी वायरस से लड़ने वाली एंटीबॉडीज का स्तर काफी ज्यादा मिला। इसी के आधार पर यह पाया गया कि सीरो पॉजिटिविटी रेट और एंटी स्पाइक एंटीबॉडी कोवैक्सीन लेने वालों की तुलना में कोविशील्ड लेने वालों में ज्यादा थी। हमने 515 हेल्थ केयर वर्कर के ऊपर में एक स्टडी की, ये जानने के लिए कि दोनों वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन के दोनों डोज कंप्लीट होने के बाद हमारे शरीर में कितना एंटीबॉडी बन रहा है। इस स्टडी से हमें पता चला कि 100 में से 95% लोगों में एंटीबॉडी पॉजिटिव मिली अगर वो दोनों डोज वैक्सीन के कंप्लीट किए थे। सबसे मजेदार बात इस स्टडी में ये भी मिली कि तुलनात्मक जो कोविशील्ड लिए हुए थे उनमें ये एंटीबॉडी की पॉजिटिविटी रेट थोड़ी सी ज्यादा थी, उनमें एंटीबॉडी की टाइटर भी कोवैक्सीन के तुलना में ज्यादा थी। यानी कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन, दोनों वैक्सीन वायरस के खिलाफ सुरक्षा तो देती हैं, लेकिन जब बात ये आती है कि इन दोनों में प्रभावी वैक्सीन कौन सी है, कौन सी वैक्सीन बेहतर है, तो वैक्सीन की दोनों डोज के बाद बनने वाली एंटीबॉडी के स्तर के आधार पर इस स्टडी में कोविशील्ड को कोवैक्सीन के मुकाबले आगे बताया गया। स्थापित हुआ है कि भारत में जो दो वैक्सीन है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, दोनों बढ़िया वैक्सीन हैं। इस स्टडी में किसी आदमी को सीरियस कोविड नहीं मिला और किसी की मौत नहीं हुई। ये बहुत अच्छा स्टडी है और प्रूफ है कि हमारे देश में जो वैक्सीन है वो अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। इस स्टडी में एक बड़ी बात यह भी सामने आई कि वैक्सीन चाहे कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन, उसके प्रभावों का इस बात से असर नहीं पड़ता कि किसी का जेंडर क्या है, वजन क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है। लेकिन 60 साल से ऊपर की उम्र और टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित लोगों में सीरो पॉजिटिविटी रेट दोनों वैक्सीन में ही कम मिला, यानी वायरस से लड़ने वाली एंटीबॉडीज का स्तर दूसरों की तुलना में कम था। ये स्टडी कोरोना वायरस के दूसरे लहर के पीक में किया गया था और ये दिखाता है कि दोनों वैक्सीन्स कोरोना वायरस के खिलाफ काम कर रही हैं। इनफैक्ट ये स्टडी कहता है कि एक डोज भी काफी हद तक प्रोटेक्शन देती है। लेकिन इस समय भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण का अभियान काफी धीरे तरीके से चल रहा है। 4% से कम लोगों ने दोनों डोजेस लिए हैं, 15% से कम लोगों ने एक डोज वैक्सीन का लिया है। स्नेहा मोरदानी, आज तक।